हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शुरू करते हुए सरल आवर्त दोलक के बारे में बता रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले तो परिभाषा बता देते हैं। वह दोलक जिसमें प्रत्यानयन बल माध्य अवस्था से विस्थापन के समानुपाती हो सरल आवर्त दोलक कहलाता है। An oscillator in which the restoring force is directly proportional to mean position. Displacement from mean position is called simple harmonic oscillator. अर्थात वह दोलक जो हुक नियम की पालना करे सरल आवर्त दोलक कहलाता है। That is an oscillator which obeys Hooke's law is called simple harmonic oscillator. उसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे K बल नियतांक है, फोर्स कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, और X जो है वो मीन पोजीशन से दूरी है ऑसिलेटर की। K का मान बंध की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, हायर इज द K वैल्यू। K का मान जितना अधिक होगा बंध उतना ही अधिक प्रबल होता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार द्विपरमाणुक अणु की कंपन ऊर्जा क्वांटीकृत होती है तथा सरल आवर्त दोलक के लिए इसका मान निम्न प्रकार से लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज क्वांटाइज्ड, and for simple harmonic oscillator its value is given by following relation: EV is equal to V plus half H omega। यहाँ पे V वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है और ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। तो यदि V बराबर 0 रख देते हैं तो न्यूनतम कंपन ऊर्जा E0 प्राप्त होगी, जिसको हम शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहेंगे, और उसकी वैल्यू हाफ H ओमेगा हो जाएगी। अर्थात किसी भी वाइब्रेटर में ये कम से कम ऊर्जा तो होती ही है। और हुक्स लॉ जो था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स को के अनुसार यदि ऊर्जा और x अर्थात डिस्प्लेसमेंट को एक ग्राफ खींचा जाए एक, तो इस तरह का एक पैराबोला प्राप्त होता है ये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V का मान बढ़ रहा है तो ऊर्जा भी बढ़ रही है, भले ही फ्रिक्वेंसी वही का वही। अब हम आते हैं कि SHO के लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो वर्ण नियम हैं वो इस तरह से हैं। डेल्टा E इज इक्वल टू वर्ण नियम तो है कि डेल्टा V बराबर प्लस माइनस 1। यहाँ पे प्लस 1 का अर्थ वही है जैसे कि घूर्णन में था। यदि अवशोषण है तो प्लस साइन आएगा और उत्सर्जन है तो माइनस साइन आएगा। तो डेल्टा E का मतलब है उच्च ऊर्जा स्तर माइनस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। तो डेल्टा E इज इक्वल टू V प्लस 1 ऊर्जा स्तर की लेवल और V का लेवल, तो ये बन जाएगा V प्लस 1 प्लस हाफ H ओमेगा माइनस V प्लस हाफ H ओमेगा, और इसकी वैल्यू खाली H ओमेगा ही रह जाएगी। अर्थात SHO में कंपन स्पेक्ट्रम के रूप में केवल एक ही स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त होती है। So in SHO, simple harmonic oscillator, we get only one line as the spectrum line, और उसकी जो ऊर्जा H ओमेगा ही होगी, जैसा कि अभी मिला है कि डेल्टा E बराबर H ओमेगा। और क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रीक्वेंसी आवर्ती की बजाय तरंग संख्या अधिक महत्वपूर्ण होती है, तो तरंग संख्या न्यू बार बराबर है डेल्टा E अपॉन एच सी, ये हो जाता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा H ओमेगा अपॉन एच सी, तो ओमेगा अपॉन सी अर्थात ओमेगा बार से लिख दिया गया तरंग संख्या, क्योंकि फ्रिक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी तो तरंग संख्या ही होती है। तो यहाँ पे ये क्लियर कर लेते हैं कि ओमेगा है जो कंपन कर रहे अणु की आवृत्ति है, जबकि न्यू बार है वो विकिरण की आवृत्ति है। विकिरण की आवृत्ति न्यू बार और कंपन कर रहे अणु की आवृत्ति को ओमेगा बार से लिख दिया जाता है, हालांकि इनके मान एक ही होते हैं। सरल आवर्त दोलक के लिए जो वर्ण नियम होते हैं वो
डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है और डेल्टा ई का मान एच न्यू के बराबर आ जाएगा। अब हम अनावर्त दोलक अर्थात एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बात करते हैं। तो कंपन में ये क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कंपन में विस्थापन अधिक होने पर प्रत्यानयन बल दुर्बल हो जाते हैं, अतः अत्यधिक विस्थापन होने पर अणु का विघटन हो जाता है। इस प्रकार यह दोलक अनावर्त दोलक कहलाता है। इसकी ऊर्जा निम्न प्रकार से लिखी जाती है। देखिए, when the displacement in vibration are very large, then the restoring force becomes weak and ultimately the molecule gets dissociated. That vibrator is called enharmonic oscillator or vibrator, or in that case the vibrational energy of the oscillator is written as, ये है एनहार्मोनिक के लिए, ई वी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच न्यू माइनस वी प्लस हाफ होल स्क्वायर एच ओमेगा एक्स ई। यहाँ पे ओमेगा वही है जो कि पहले बता चुके हैं, आवृत्ति है कंपन की, और वी बराबर है यहाँ पे 0, 1, 2, 3 वगैरह वगैरह कुछ हो सकती है। तो तरंग संख्या के रूप में हम जानते हैं कि ओमेगा बार होता है और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार इंटू सी। तरंग संख्या को सी से गुणा कर देते हैं तो आवृत्ति बन जाती है। तो इस तरह से ऊर्जा जो है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की वो हो जाएगी वी प्लस हाफ एच सी ओमेगा बार माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर एस सी ओमेगा बार, और ये एक्स ही है, एक नया कांस्टेंट आया है, उसको एनहार्मोनिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये ऊर्जा आती है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की, आपको याद कर लेना है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। अनावर्त दोलक के लिए जो वर्ण नियम है थोड़े से डिफरेंट हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरह से होते हैं। यदि ये प्लस माइनस 1 है तो मूल आवृत्ति कहलाती है, जो कि इंटेंस होती है, इसके जो संक्रमण है तीव्र होते हैं। प्लस माइनस 2 है तो ये प्रथम ओवरटोन कहलाता है, और प्लस 3 है तो ये द्वितीय ओवरटोन कहलाता है। ओवरटोन की तीव्रता काफ़ी कम होती है और कई बार ये दिखते भी नहीं हैं। तो इफ़ डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 देन इट इज़ कॉल्ड original frequency. If delta V is plus minus 2 then it is called first overtone, and delta V is equal to plus minus 3 then it is called second overtone. Their intensity is very less. अब इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि द्रवों के लिए शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि द्रव अणुओं के मध्य अंतरक्रिया होने के कारण इनमें घूर्णन नहीं, गति नहीं हो पाती। For liquids, pure vibrational spectra can be obtained because due to molecular interaction, liquid molecules do not undergo rotation. परंतु गैसीय अणुओं में कंपन के साथ साथ घूर्णन गति भी होती है। But in case of gases, the rotational motion also occurs along with vibration. अतः गैसीय अणुओं में शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होते। So gases do not have pure vibrational spectrum, बल्कि कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम ही प्राप्त होते हैं गैसों में। So in gases we get vibrational rotational spectra only. तो हम गैसों के लिए ही चलते हैं। गैसीय अणुओं के लिए का कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। बॉर्न ओपन हीमर सिद्धांत के अनुसार अणु की कंपन व घूर्णन ऊर्जाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपन हीमर अप्रोक्सीमेशन, द molecular the vibrational and rotational energies of a molecule are independent of each other. अतः अणु की कुल ऊर्जा को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी रिटन एज ई टोटल इज इक्वल टू ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल। तो वाइब्रेशनल एनर्जी
और रोटेशनल एनर्जी को लिखने पर ये वैल्यू आती है ई टोटल इज इक्वल टू वी प्लस हाफ ओमेगा बार माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा बार एक्स ई प्लस बी जे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अक्सर उच्च ऊर्जा स्तर के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में डैश शब्द नोटेशन इस्तेमाल करते हैं और निम्न ऊर्जा के लिए बिना डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी है। तो ये जो ऊर्जाओं के जो मान हैं इस तरह से प्राप्त होंगे। मैंने ये वी डैश जे डैश और वी जे की अलग अलग ऊर्जाएं लिख दी हैं, आप इनको देख सकते हैं। और इनमें सिलेक्शन रूल फॉर वी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल डेल्टा वी बराबर प्लस माइनस 1 जो मूल आवृत्ति ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के लिए है तो उसको लिया गया है। तो और v बराबर 0 से v डैश बराबर 1 का संक्रमण होने पर ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। थोड़ा डिटेल आपको बुक्स में ही देखना पड़ेगा। डेल्टा ई बराबर है, इसको यदि रिज़ल्ट के रूप में लिया जाए, डेल्टा ई क्योंकि वेव नंबर के रूप में है तो इसको न्यू बार भी लिख रखा है और उसकी वैल्यू आपको सीधे यहाँ से ली जा सकती है। ओमेगा बार प्लस बी जे डैश माइनस जे इंटू जे प्लस जे डैश प्लस 1। और जैसे बताया जे डैश हायर नंबर है रोटेशनल का और जे लोअर है। तो अब जैसे इसमें जब डेल्टा जे बराबर -2 हो, क्योंकि ये तो वाइब्रेशनल के साथ रोटेशन है तो इसके लिए डेल्टा जे की वैल्यू +-1 होना ज़रूरी नहीं है। यदि वाइब्रेशन के साथ रोटेशन भी हो रहा है तो जे की वैल्यू 1 से अधिक भी हो सकती है, डेल्टा जे की वैल्यू। तो यदि डेल्टा जे बराबर -2 हो तो ओ लाइन कहलाती हैं, -1 हो तो पी ब्रांच लाइन कहलाती हैं, 0 हो तो क्यू ब्रांच लाइन कहलाती हैं, +1 है तो आर ब्रांच कहलाती हैं और +2 है तो एस ब्रांच कहलाती हैं। और W0 यहाँ पे मूल बैंड या ओरिजिनल बैंड कहलाता है। तो पी ब्रांच के लिए जैसा कि बताया डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 है तो ओमेगा पी बार आपका W0 नॉट -2B जे डैश +1 हो जाएगा। और ये पी के लिए क्यू के लिए न्यू बार बराबर ओमेगा नॉट हो जाएगा। और आर ब्रांच के लिए न्यू आर बार जो है वो ओमेगा नॉट +2B इंटू जे +1 हो जाएगा। यहाँ पे जे के मान 0, 1, 2, 3 वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। इस प्रकार द्विपरमाणु गैसीय अणु का IR स्पेक्ट्रम निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए इस तरह से IR स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा जिसमें वाइब्रेशन के साथ रोटेशनल भी शामिल हैं। तो ये पी ब्रांच लाइन तो लेफ़्ट साइड में है, कम आवृत्ति की हैं, क्यू बीच में है और आर राइट हैंड साइड की हैं जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है। पी की आवृत्ति सबसे कम है। और क्यू में आप देख सकते हो ये किस तरह से आया है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्यू ब्रांच लाइन में जे की वैल्यू नहीं बदलेगी, जे बराबर है 0 से और ये देखिए ये 0 है तो ये 1 से 1 है, ये 2, ये वाली जो है इनमें जे की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, 0 से 0, 1 से 1। जहाँ तक इसकी पी वैल्यू पी ब्रांच का सवाल है, इसमें जे एक कम होकर जा रहा होगा। ये 1 से देखिए, ये 1 से ये 0 पे आ रहा है, ये 2 से ये 1 पे आ रहा है, ये 3 से देखिए ये 3 से ये 2 पे आ रहा है और इसलिए इसको डेल्टा जे बराबर -1 बोला गया था। और आर ब्रांच में आप देखेंगे कि जे की वैल्यू ऊपर जाने पर बढ़ जाएगी। देखिए ये 0 से ये 1 में आ रहा है और ये 1 से ये 2 जा रहा है, ये 2 से ये 3 आ रहा है, ये 3 से ये 4 आ रहा है और ये 4 से ये 5 आ रहा है। तो इस तरह से आर ब्रांच लाइन की आवृत्ति अधिक होती है, क्यू की थोड़ी कम होती है और पी की और भी कम होती है। तो इस तरह से ये
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का IR स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसको पूरा अध्ययन करने के लिए आपको बुक्स भी कंसल्ट करनी पड़ेंगी, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच।